हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो आज इसी चैप्टर का हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोज मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ शुगर इज ग्लाइकोलाइसिस। So this scheme of glycolysis was given by three scientists, Gustav Embeden, Otto Meyerhoff and J. Parnas. So after the name of these three scientists, this glycolysis pathway also known as EMP पाथवे। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस। तो पहला स्टेप जो है रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर एरोबिक और एनएरोबिक, सभी में ग्लाइकोलाइसिस इनिशियल स्टेप होता है फॉर द रेस्पिरेशन। बट स्पेसिफिकली जितने भी एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही होता है इन रेस्पिरेशन दैट लीड्स टू रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ग्लाइकोलाइसिस ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक living organisms, and in this process glucose undergo partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में एंटर करेगा इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सुक्रोज की खास बात क्या है, ये काफी एफिशिएंट होता है फॉर बोथ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, बिकॉज ये एक डाइसैकेराइड है, मींस कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो डाइसैकाराइड की फॉर्म में ये काफी स्टेबल भी है और लेस रिएक्टिव भी है विद अदर सब्सटेंसेस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। और इसके साथ ही इट कंटेन्स मच मोर एनर्जी देन अ सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो होता क्या है, जो ये सुक्रोज है, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, and then these two monosaccharides glucose and fructose they enters the glycolytic pathway यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। अब हमारे पास सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सारा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज है दे अंडरगो चेंजेस विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। लाइक सबसे पहले क्या होगा, ग्लूकोज दे कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी में से जो एक फॉस्फेट है वो यहाँ ऐड हो जाएगा एंड इट कन्वर्ट्स टू एडीपी, and in this process an enzyme will help, that is hexokinase। उसके बाद ये glucose 6 phosphate gets convert into fructose 6 phosphate with the help of an enzyme isomerase, and in same way जो fructose है it gets convert into fructose 6 phosphate with the help of enzyme hexokinase। उसके बाद का सारा जो पाथवे है वो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों के लिए सेम है। तो ओवरऑल जो ग्लाइकोलाइसिस है इसमें हम आगे देखेंगे कि टोटल चेन ऑफ 10 रिएक्शंस चलते रहते हैं एंड दे ऑल आर इन द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, एंड देन फाइनली दे कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। अभी तक हमने देखा क्या कि ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इट कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, and this glucose 6 phosphate convert into fructose 6 phosphate, and इस process में सबसे पहले hexokinase एंजाइम आता है एंड देन आइसोमरेज एंजाइम आता है, एंड देन इसके बाद क्या होगा, जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इट गेट्स कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट, यानी कि अगेन एक एटीपी यूज होगा एंड
एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। सो यहाँ जो एंजाइम हेल्प कर रहा है वो है फ्रक्टोकाइनेज। तो अभी तक हमने देखा कि 2 जगह एटीपी का यूटिलाइजेशन हुआ है। सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में एंड सेकंड स्टेप आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होने में। तो अभी तक 2 जगह एटीपी यूज हुए हैं। तो आप यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स पे भी कंसंट्रेट करेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं सभी में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ तो फ्रक्टोज 1 बाइफॉस्फेट है, इट splits into 2 molecules with the help of enzyme aldolase। तो यहाँ जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में PGAL कहेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल है DHAP यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट हो जाता है एंड दोनों ही 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये आप एरो देख रहे हैं यानी कि ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो क्या होगा जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है व्हिच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू ट्रायोज बाय फॉस्फेट, ठीक है? सबसे पहले ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है? एंड ध्यान से देखिए ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एंड अगेन ग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। तो यानी कि यहाँ पे 2 बार ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है? ये जो बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है बट इस ये जो मॉलिक्यूल है ये 2 फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू लिखा हुआ है तो यानी कि ये 2 बार फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले PgAl कन्वर्ट हुआ into this molecule and then DHAP सबसे पहले कन्वर्ट होता है PgAl में and then same PgAl again कन्वर्ट होता है into डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। समझ में आ गया होगा आपको? यानी कि यहाँ जो ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है ये 2 फॉर्म हो रहा है। ये तो ये काफ़ी समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आपको आ गया तो आगे सारे स्टेप्स आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे। और यहाँ जो एंजाइम हेल्प करता है वो है डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे NAD+ जो है ये कन्वर्ट हो रहा है NADH में। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स रिलीज होंगे यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है। नाउ this PgAl is oxidized and with inorganic phosphate to get convert into BPGA यानी कि बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आगे बढ़ते हैं। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रायोज बाइफॉस्फेट फॉर्म हो चुका है ये हमने समझा, ठीक है? अब क्या होगा जो ये 2 मॉलिक्यूल है ट्रायोज बाइफॉस्फेट का यानी कि शॉर्ट में BPGA बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, this will convert into 2 molecules of triose phosphate यानी कि PGA 3 phosphoglyceric acid। ध्यान रखना है यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे हर स्टेप में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ही फॉर्म हो रहा है लेकिन ये 2 है क्वांटिटी में तो ओवरऑल 6 कार्बन ही हो गया जैसा कि ग्लूकोज में होता है। तो यहाँ जो कन्वर्जन है BPGA का PGA में कन्वर्ट होना यहाँ हेल्प करता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड साथ ही ध्यान देना है यहाँ एक एटीपी भी रिलीज हो रहा है। सो यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो यानी कि ओवरऑल 2 एटीपी यहाँ रिलीज हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप। अब ये जो 2 ट्रायोज फॉस्फेट है यानी कि PGA, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू फॉस्फोग्लिसरेट,
तो ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन नेक्स्ट स्टेप आता है 2 phosphoglycerate, it converts into 2 molecules of phosphoenol pyruvate जिसको EEP भी कहा जाता है, जहाँ हेल्प करेगा एंजाइम एनोलेस। एंड साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक H2O मॉलिक्यूल भी रिलीज हो रहा है। तो यानी कि यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो 2 बार H2O रिलीज हो रहा होगा। ओके, नाउ लास्ट स्टेप यहाँ आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेयर two molecules of phosphoenol pyruvate get convert into two molecules of pyruvic acid with the help of enzyme pyruvate kinase and again इस step में एक ATP रिलीज होगा बट दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो दो एटीपी यहाँ भी रिलीज हो रहा है। ध्यान रखना है स्टार्टिंग में दो एटीपी यूज हुए थे एंड यहाँ ओवरऑल आप देख रहे हैं फोर एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो यहाँ और दो यहाँ। आ गया हमारा एंड प्रोडक्ट दैट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और एक पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन, दो पायरुविक एसिड में हो गए 6 कार्बन, यानी ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो गया यहाँ लास्ट में पायरुविक एसिड में। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी यूज हुए और कितने प्रोड्यूस हुए, चलो इसको देखते हैं। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड में कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस एंड ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस एटीपीज फॉर्म हुए हैं और यूटिलाइज हुए हैं, उनको देखते हैं। पहले हमने देखा कि यहाँ एक एटीपी यूज होता है एंड सेकंड स्टेप यहाँ भी एक एटीपी यूज हो रहा है। अभी तक दो एटीपी यहाँ यूज हुए हैं। देन हमने देखा इस स्टेप में दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं दूसरे दो मॉलिक्यूल्स में, तो हर एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है एक एटीपी। ओवरऑल यहाँ दो एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है एंड ऐसे ही दो एटीपी यहाँ भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि दो एटीपी यूज हुए एंड फोर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। सो नेट गेन कितना होता है एटीपीज का? दो। ठीक है, चार फॉर्म हुए उसमें से दो यूज हो गए तो दो ही बच गए, है ना। बट अगर हम देखें कि यहाँ पे एक NADH भी फॉर्म होता है, एक या यहाँ दो फॉर्मेशन, दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, एंड एक NADH बराबर होता है 6 ATPs के। सो अगर हम देखें ओवरऑल तो दो एटीपी यहाँ फॉर्म हुए डायरेक्टली एंड 6 एटीपी हमें इनडायरेक्टली मिलते हैं, तो ओवरऑल 8 एटीपी फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, ये आप याद रखेंगे। तो एंड प्रोडक्ट जो है फाइनली ग्लाइकोलाइसिस का वो होता है पायरुविक एसिड, इट इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो याद रखना है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करता है दो पायरुविक एसिड को। ग्लूकोज है 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल और पायरुविक एसिड है 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल। नाउ ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट तो हमने देख लिया, वो है पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट। अब इस पायरुवेट का आगे क्या होता है तो देखते हैं। तो पायरुवेट जो है वो आगे मेटाबोलाइज होता है इन डिफरेंट वेज विच इज डिपेंड ऑन की जो सेलुलर एनर्जी की नीड है वो कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि एरोबिक है या एनएरोबिक है। So there are three major ways in which different cells handle this pyruvic acid produced by glycolysis. तो वो तीन अलग अलग वेज हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। तो फर्मेंटेशन जो है ये एक एनारोबिक फर्मेंटेशन है जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। Takes place in many prokaryotes and unicellular eukaryotes to form lactic acid and ethanol with the release of energy. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ मच मोर एनर्जी।
is also called aerobic respiration and it occurs in the presence of oxygen. इसी को हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में और डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि फर्मेंटेशन की। तो ये है ओवरऑल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन फॉर एग्जांपल ईस्ट की अगर बात करें तो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का अंडर द एनारोबिक कंडीशन यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो होता क्या है इसमें जो पायरुविक एसिड है विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं वो एंजाइम है पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड में एंड then this pyruvic acid gets converted into ethanol and carbon dioxide with the help of enzyme alcohol dehydrogenase. Now there are some other organisms like bacteria which produce lactic acid from pyruvic acid. इसके अलावा एनिमल्स में भी जो है ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कभी बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपने कभी देखा होगा या जब महसूस भी किया होगा कभी अगर आप एथलीट है नहीं फिर मान लो कभी आपने एकदम से ही स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ और आपने एकदम से ही रेस में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, या कुछ हैवी एक्सरसाइज कर ली तो क्या होगा नेक्स्ट डे ही आपके मसल्स में क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो क्रैम्पिंग क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। आपके बॉडी में आपके सेल्स में उतनी एनर्जी की सप्लाई नहीं होती है, सॉरी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। सो इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो ये आप याद रखेंगे एंड इन दिस प्रोसेस जो एंजाइम हेल्प करता है वो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, तो ये याद रखना है एंड इन बोथ द प्रोसेस आइदर फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड और इथेनॉल एंड CO2 फ्रॉम पायरुविक एसिड दोनों में ही हम देखेंगे जो NaDH है इट इज यूटिलाइज्ड, इसका यूज होता है। ठीक है, तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू NAD प्लस, तो यानी कि यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है जनरेट द एनर्जी। सो फर्मेंटेशन में आइदर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन या अल्कोहल का फॉर्मेशन दोनों ही मेथड में एनर्जी कोई ज्यादा रिलीज नहीं हो रही है, यानी कि ओवरऑल जो एनर्जी है ग्लूकोज के पास उसका परसेंट ही रिलीज हो पाता है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम एटीपी देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्म हो रहे हैं, वो भी ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। फर्मेंटेशन में कोई एटीपी फॉर्म नहीं होता है। इसीलिए जो फर्मेंटेशन है वो एक हजार्डस प्रोसेस है, एक लीथल प्रोसेस है, चाहे वो एसिड का फॉर्मेशन हो या फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन हो, जिसमें ईस्ट जो है वो अपने आप पॉइजन कर लेता है टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल रीचेस 13% और बियॉन्ड। यहाँ एक सवाल आता है, what then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? तो जितने भी बेवरेजेस नेचुरली फर्मेंटेशन मेथड से बनते हैं उनमें फर्मेंटेशन को स्टॉप कर दिया जाता है एट लोअर अल्कोहल परसेंटेज दैट इज अराउंड 3%, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो लीथल हो जाएगा, हजार्डस हो जाएगा। Now, और सवाल यहाँ आता है कि जो अल्कोहलिक बेवरेजेस जिनमें अल्कोहल का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, कंसंट्रेटेड होता है, तो वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है? उन सभी बेवरेजेस में जो मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड है डिस्टिलेशन। इट इज़ अ मेथड दैट सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम वाटर, इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन इन द फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम
करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। टिल दैट स्टूडेंट्स, आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, सी यू सून।